नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और ये बेहद खास मुलाकात है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य जी से। मैडम, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। तो लोग कहते हैं कि बैंकिंग हो या बिजनेस या इकोनॉमी, उसका हाल क्या है इसका पता लगाने का तरीका है कि एसबीआई चेयरमैन की डायरी कैसी है पर डे की, उनकी इंगेजमेंट की लिस्ट कैसी है। तो आपका वक्त अभी अगर मैं पूछूं कि एनपीए, नए बिजनेसेस, ट्रेजरी, लिक्विडिटी मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे इशू, इसमें अगर क्वांटिफाई करना हो तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं? इसमें अगर क्वांटिफाई करना हो तो आप जो कहे हैं वो सही बात है, क्योंकि आप जो पहली मुद्दा उठाए थे यानी एनपीए पे आज भी हम लोग का टाइम ज्यादा जाता है, बाकी दूसरे चीज में कम जाता है। लेकिन एक चीज के बारे में आप बात नहीं किए, वो है टेक्नोलॉजी। उस पर भी बहुत टाइम जाती है, उस पर भी बहुत टाइम जा रही है। तो उससे एटलीस्ट इतना तो पता चलता है कि हमारी बैलेंस शीट यानी ज्यादा बड़ा जो पीस है, जो सही है, उसके लिए भी बहुत काम हम लोग करते हैं। खाली जो स्ट्रेस्ड है उसके लिए ही काम नहीं करते हैं। और हमको लगता है आगे चल के ये आप लोग को दिखेगा, अब भी दिख रहा है कि हम लोग कैसे हमारे सारे जो ऑपरेशन है उसको चेंज कर रहे हैं। आगे जाके और बहुत बढ़िया तरीका से दिखेगा। बिल्कुल, मुझे पता लगा था, उस पर आगे चल के बात करेंगे कि आप खुद बेंगलोर गई थी पूरा रिसर्च और स्टडी करने के लिए कि टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करना है। एनपीए पर आते हैं, आपने भी कहा कि सबसे ज्यादा वक्त उस पर जा रहा है। क्या कोई एक रोडमैप है कि यहां से हम शुरू हुए हैं, यहां खत्म होंगे, ये बीच के इंटरमीडिएट साइन पोस्ट हैं और ये अचीव करना है, ऐसा कोई रोडमैप आपके, आरबीआई के और सरकार के बीच है क्या? देख, ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ के कुछ ऐसा तय किए हैं कि ये रोड मैप होना चाहिए, लेकिन सारे चीज साइक्लिकल होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये पहला एनपीए साइकिल है, इसके पहले भी रहा है एनपीए साइकिल। और अगर आप डॉक्टर बिमल जलान के टाइम में देखेंगे, उस समय भी एनपीए बहुत बड़ा हुआ था और 6-7 साल में वो एनपीए घट के 3%, 2% में आ गया। तो इसलिए इस बार भी जो बढ़ रहा है ये बढ़ेगा टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बढ़ के ये रुकेगा और फिर ये नीचे आएगा। और जो बढ़ना है उसका रेट ऑलरेडी घट चुका है। एक्यूआर के लिए थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में भी इसका इम्पैक्ट है, लेकिन ये इम्पैक्ट आगे चल के घटेगा, 100% घटेगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आज के दिन में ज्यादातर दूसरे सेगमेंट्स में, यानी अगर आप एग्रीकल्चरल ले, एसएमई ले, पर्सनल सेगमेंट में, सारे सेगमेंट में स्लिपेजेस कम हो गए हैं। जो सेगमेंट अभी आ रहा है वो लार्ज कॉर्पोरेट है, जो पहले इसका जो स्लिपेज था ये बहुत कम था। तो वो लार्ज कॉर्पोरेट की एक बार जो ये खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग जरूर देखेंगे कि एनपीए की एक्रीशन की रेट घटेगी और जैसे हमारा क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ेगा। आज के दिन में दूसरी बात यह है कि डिनोमिनेटर जो है यानी कि क्रेडिट ग्रोथ वो ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो अगर वो फिगर ज्यादा नहीं बढ़ रहा है और एनपीए बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज ज्यादा दिखता है। तो वो भी ज्यादा जब बढ़ने लगेगी तब फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल हैव एन इम्पैक्ट, एंड सेकंड है कि एनपीए का रेजोल्यूशन भी होता रहेगा। तो दोनों का इम्पैक्ट मिला के आप देखेंगे कि आगे चल के ये नंबर तो जरूर घटेगा। मैडम, आपने अच्छी बात बताई, लेकिन थोड़ा हमारे लेमैन अंदाज में समझने के लिए मैं इसको एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगा कि अब जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो टोटल स्ट्रेस्ड एसेट का 7.1 लाख करोड़ का है। स्लिपेजेस रेशियो की आपने बात कही, वो भी करीबन 3.8 से बढ़कर के मेरा ख्याल है करीबन 5.6 के आसपास का है वो रेशियो। तो ये दोनों नंबर बताता है कि प्रॉब्लम ग्रेव है। तो आप जो कह रही हैं कि रेट कम होगा बढ़ने का, रेट कम होगा लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में बढ़ने जा रहा है। नहीं, देखिए, एब्सोल्यूट टर्म में जो नंबर है इसकी रेजोल्यूशन के लिए टाइम चाहिए। ये 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में नहीं होगी, लेकिन एब्सोल्यूट टाइम में भी ये घटेगी। लेकिन वो घटने के लिए आपको साल भर 1.5 साल देना पड़ेगा। और इसके लिए और जो जरूरी है वो है कि हमारी इकोनॉमी की जो डिमांड है इन द इकोनॉमी दैट मस्ट ऑल्सो गो अप, क्योंकि ज्यादातर जो अभी एनपीए हो रहे हैं ये सारे अकाउंट्स जो है इसके पीछे अच्छे एसेट्स हैं, यानी दे माइट बी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, दे माइट बी पावर यूनिट्स, दे माइट बी रोड्स। तो ये सारे जो एसेट्स हैं इनकी यूटिलाइजेशन बढ़ना बहुत जरूरी है। यूटिलाइजेशन बढ़ेगी तो दे विल बी एबल टू गेट मोर मनी in order to service loans and pay down loans. Not only that, once that happens, there will be buyers who will come and buy out these assets. जैसे ये होने लगेंगे तो एब्सोल्यूट नंबर भी घट जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट नंबर बढ़ते रहेंगे फॉरएवर। एब्सोल्यूट नंबर में भी कटौती आएगी,
लेकिन उसके लिए अभी भी थोड़ा सा समय चाहिए। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन कमिंग फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम द 3rd to 4th क्वार्टर वी विल डेफिनेटली सी इट कमिंग डाउन। तो चूंकि वो जो कह रहे थे ना कि एंड पॉइंट की टाइम टेबल देखना चाहते हैं कि कब क्या होगा, आपने बहुत सही कहा कि साल से 1.5 साल का वक्त देना पड़ेगा, बिल्कुल वैलिड बात है ये। दूसरे शब्दों में फिर हम ये कह सकते हैं कि क्रेडिट साइकिल एक्चुअली शुरू होने में अभी साल से 1.5 साल की देर है। देखिए, क्रेडिट साइकिल कुछ कुछ अभी भी अच्छा दिख रहा है, और अगर आप पिछली साल यानी कि 2015 मार्च का क्रेडिट ग्रोथ देखें और 2016 मार्च का क्रेडिट ग्रोथ देखें, हम तो ये कहेंगे कि उस समय हमारा जो पाइपलाइन था मार्च 2015 में, वो पाइपलाइन बहुत थिन पाइपलाइन था, यानी कि प्रपोजल्स इन द पाइपलाइन, कौन कौन प्रपोजल्स हम लोग देख रहे हैं जो क्रेडिट ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगा, तो वो बहुत कम था। 2016 के मार्च में ये पाइपलाइन बढ़ा हुआ है, यानी कि जो प्रपोजल्स हमारे पाइपलाइन में है जिसमें हम क्रेडिट दे सकेंगे, उसकी संख्या बढ़ी है। तो या इसलिए हम तो कहेंगे कि क्रेडिट ग्रोथ की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, लेकिन इट हैज नॉट येट गेन्ड मोमेंटम। तो उसकी जो स्पीड जो आना है वो आने में अभी भी 2 क्वार्टर हो सकता है बाकी है, लेकिन 100% आई थिंक द मूवमेंट हैज स्टार्टेड। बहुत लोग एक बात कहते हैं समझाने के हिसाब से कि ये कुछ वैसी सर्जरी लग रही है कि पेशेंट की बॉडी खोल दो, उसके बाद देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो जिस प्रकार के डेफिनेशंस बनाए गए हैं, एसडीआर, सीडीआर, फिर ये एसेट क्वालिटी का एक मैकेनिज्म बनाया गया है, इसको लेके थोड़ा समझाइए। लोगों में एक संशय, एक तरह की अनसर्टेनिटी ये है कि ये जार्गन है। मोटी बात यह है कि पैसा डूब रहा है, बढ़ने वाला पैसा, डूबने वाला पैसा, उसका अमाउंट भी बढ़ रहा है, और उसकी वसूली के लिए कॉन्क्रीट प्लान सामने इसलिए नहीं है कि डिसीजन कौन ले। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये खाली जार्गन है, दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। एंड जहां पर भी जो कोई भी इकोनॉमी हो जिसमें इस तरह का साइकिल आती है, डाउन साइकिल आती है, सब जगह दे हैव ट्राइड वेरियस मीन्स, बहुत सारे सुलझाने के उपाय लोग खोजते हैं। सारे देश में एक ही उपाय नहीं होता है, इट इज नो, देयर इज नो सोल्यूशन दैट फिट्स ऑल। खाली देश ही नहीं, सारे अकाउंट्स भी एक ही तरीके से सुलझा नहीं सकते हैं। लेकिन हम जो बार बार कहते हैं, इस बार भी कह रहे हैं कि पैसा जो लगा है, बहुत सारे पैसे अच्छे एसेट्स बनाने के लिए भी लगे गए हैं। क्यों ज्यादा पैसा लग गए हैं? इसलिए क्योंकि जो हमारी टाइमलाइंस थी, बहुत जगह में हम लोग वो टाइमलाइन मैनेज नहीं कर पाए हैं, और जब टाइमलाइन मैनेज नहीं होता है तब जो पैसा ऑलरेडी लगा चुके हैं उसके ऊपर ब्याज बढ़ती जाती है। तो ये जो ब्याज है इसकी मीटर ऑफ नहीं होती है, और इसलिए इवन इफ आई डोंट पुट मोर मनी, ब्याज बढ़ते जाती है, इसलिए लोगों में लेवरेज बढ़ते जाती है। जो बोरोअर है उसकी लेवरेज बढ़ती जाती है, क्योंकि द अमाउंट दैट ही हैज टू पे बैक बिकम्स मोर। नाउ दिस टाइम लाइन नॉट बीइंग मैनेज्ड, और दिस एज वी कॉल इट टाइम ओवररन, ये टाइम ओवररन से कॉस्ट ओवररन हो गई है, और उससे बहुत सारे कंपनी स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं। तो आज के दिन में फिर इसके लिए हम लोग क्या करना चाहेंगे? यही करना है कि हमारी जो एसेट बनी है, उस एसेट ठीक तरीके से जितना जल्द हो उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़े, ताकि उसकी पैसा लौटाने की जो उसकी ताकत है वो बढ़े। हैविंग सेड दैट, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसकी बहुत तरीके के उपाय हैं। जैसे आप सीडीआर कहे हैं, सीडीआर में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं कि 2 साल आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, वो ब्याज हम लोग साइड में रखते हैं, आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चालू करो, फिर देखा जाएगा कि ये ब्याज हम लोग कैसे लेते हैं। इसी तरीके से जैसे आप एसडीआर कहे हैं, एसडीआर में क्या हो रहा है? एसडीआर में कहा गया है कि लेंडर 51% ले सकता है बाय कन्वर्शन ऑफ डेट टू इक्विटी। इससे लाभ क्या होगा? यही लाभ होगा कि लेंडर का जो मेजॉरिटी आ जाएगी, तो लेंडर को ये चीज बेचने में सुविधा होगी, यानी कि जो बेचने की जो पद्धति है और बेचने की जो डिसीजन है, ये मेजॉरिटी होने से लेंडर लोग आसानी से ले पाएंगे। लेकिन एसडीआर में हम लोग एक्चुअली देख रहे हैं इसमें बहुत सारी असुविधाएं भी है, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि लेंडर को सारा पता नहीं रहता है कि एक कंपनी की क्या क्या लायबिलिटीज है,
क्योंकि लायबिलिटी खाली लेंडर की ओर ही नहीं होती है, लायबिलिटी टैक्सेस में होती है, लायबिलिटी अगर जो प्रमोटर है वो अपना कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया हो वो भी होती है। तो इसीलिए मेजॉरिटी लेना विदाउट हैविंग अ फर्म बायर ये करना उचित नहीं है। तो आज हम लोग देख रहे हैं बायर्स भी बहुत हैं मार्केट में, बातें भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल सेल्स उतने ज्यादा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज भी लोग सोच रहे हैं कि जब इकोनॉमी की रिवाइवल पूरी तरह से आ जाएगी तभी हम लोग बाई करेंगे, क्योंकि जो लोग निवेश करेंगे पैसे वो चाहते हैं पैसे की रिटर्न भी जल्दी जल्दी आए। अगर हम सोचते हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी अब भी 1 साल बाद आने वाली है, तो उनकी जो सोच है कि पैसा आज लगाएंगे, रिटर्न 1 साल बाद आने को है, क्यों इतना देर वेट करें, 1 साल बाद ही पैसा लगाए। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि परचेजिंग जो है उतनी तेजी से नहीं हो रही है जैसे हम लोग चाहते हैं। तो उसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये जो रिवाइवल होगी ये होगी, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ी सी देर है। और हम लोग जो कुछ भी स्टेप्स ले रहे हैं वो बैंक्स को रेडी करने के लिए, ताकि जब ये रिवाइवल आएगी तो पैसे दे पाएं, तब पैसे दे पाएंगे। नॉट ओनली दैट, द बैंक्स विल बी इन अ बेटर position of control on these assets so that we can do the resolutions quicker also. मैडम, अभी तक हम लोग समझते थे कि ये सरकारी बैंकों का प्रॉब्लम है, अब समझ में आ रहा है कि ये प्राइवेट बैंकों में भी ये बीमारी है। तो वो मार्जिनल लेवल पे है या वो भी सिग्निफिकेंट है? देखिए, ऐसा है कि जो प्राइवेट बैंक्स हमारी जैसी पोर्टफोलियो है उनमें भी इसी तरीके के प्रॉब्लम्स है, क्योंकि डाउनटर्न जो आई थी वो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर सेक्टर में आई थी। जो प्राइवेट बैंक्स के पोर्टफोलियो में इंफ्रास्ट्रक्चर कोर सेक्टर नहीं था, दे आर हिट लेस। दोज हु हैव पोर्टफोलियोज लाइक आर्स, दे हैव द सेम प्रॉब्लम्स। और ये बात हम लोग बहुत दिन से बोलते आए हैं कि प्राइवेट और पब्लिक में अंतर कुछ नहीं है। ऐसी बात है कि हमारी इकोनॉमी में 70% लोन्स पब्लिक सेक्टर देते हैं। खाली वही नहीं, जो हमारे प्रोजेक्ट लोन्स हैं उसमें भी ज्यादातर पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेट किए थे। तो इसीलिए हमारी जो पोर्टफोलियो है इसमें ये स्ट्रेस दिखता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जिनके पास इस तरह का पोर्टफोलियो है उनमें भी स्ट्रेस दिख रहा है। तो इट इज नथिंग टू डू विद प्राइवेट और पब्लिक, इट इज मोर टू डू विद द जनरल डाउनटर्न इन द इकोनॉमी। एक सिलसिला पहले चला था, कई साल पहले, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, ARCs का, वो बंद हो गया। एक तरीके से वक्त के पहले वो काम शुरू हो जाता, ठीक चलता, तो आज एक व्यवस्था होती इसी को सिस्टम में जो इसको संभालता। ARC वाला पूरा काम क्यों फ्लॉप हुआ? नहीं, फ्लॉप नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा है कि आज ARCs जो है हमारे यहाँ, उनको 2 चीज चाहिए। एक है कि उनको दे हैव टू हैव सफिशिएंट फंड्स, क्योंकि 15% जो हमारा प्राइस है उसको कैश में देना पड़ता है। नॉट ओनली दैट, एक कंपनी लेने के बाद उस कंपनी को चालू करने के लिए उसको लिक्विडिटी देना पड़ता है, यानी उसमें और ज्यादा पैसा डालना पड़ता है। अगर ARCs के पास इतना फंडिंग नहीं हो तो वो ये चीज नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज है, ARCs आज के दिन में जो एसेट्स ले रहे हैं, खाली उसको अगर बेचने के लिए ले रहे हैं तो मुश्किल है, क्योंकि आज भी अगर आप ड्यू प्रोसेस फॉलो करोगे थ्रू द कोर्ट्स, देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिजॉल्व। लेकिन अगर आप चालू करना चाहोगे इस इंडस्ट्री को, तो आपको ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की जो बैंडविड्थ है वो जरूरी है, यानी इसके लिए भी जो स्किल्स की जरूरत है उसको भी ARCs में होना चाहिए। आज के दिन में जितने सारे इंडियन ARCs हैं, इनमें फंडिंग की भी अभाव है और ये जो मैनेजमेंट बैंडविड्थ है इसकी भी उतनी ज्यादा स्किल सेट्स है नहीं। लेकिन इफ यू हैव नोटिस्ड, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक रूट में 100% FDI अलाउ कर दिया है ARCs में। तो इसलिए कई जो ग्लोबल ARCs हैं, जाने माने ARCs हैं, वैसे बहुत सारे ARCs अभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आने के लिए। इनके पास फंडिंग भी है और इनके पास स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट करने की बैंडविड्थ भी है, दोनों है। तो आप देखेंगे इन द नेक्स्ट 6 to 8 months यू विल सी some very good ARCs coming and setting up shop in India, and they should have the bandwidth to do what we need done, which is not to strip and sell assets, but to actually turn the assets round by giving them enough liquidity for them to operate, ताकि आगे चल के ये assets
बढ़िया हो सके। बैंक ब्यूरो बोर्ड के बारे में क्या कहा जाए? कुछ लोग कहते हैं कि आप लोगों के 2 बॉस हो गए, अब कुछ लोग कहते हैं कि बेसिकली सरकार ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने का काम आउटसोर्स कर दिया है। देखिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो के साथ हमारा मुलाकात अभी तक हुआ नहीं है, होने का है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो मेरा स्लोनेस, यही मैं कह रहा हूँ, स्लोनेस इज अ प्रॉब्लम। हाँ, सो आई डोंट थिंक दैट विल बी द केस। आई थिंक वन ऑफ देयर मैंडेट्स इज टू मेक इट स्पीडी, नॉट ओनली दैट, टू डू थिंग्स ऑन टाइम। यानी कि पहले आप देखे होंगे कि कई बैंक्स ऐसे थे जिसके हेड्स साल भर नहीं अपॉइंट हो पाए, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो की एक बहुत भारी मैंडेट है कि अपॉइंटमेंट्स टाइमली हो जानी चाहिए एंड पीपल शुड बी इन प्लेस बाय द टाइम द अर्लियर वन रिटायर्स। तो वो तो उन लोग सही मायने से कर रहे हैं। और जैसा आप कहेंगे ये आउटसोर्स करने की मामला है, तो कभी कभी आउटसोर्स करना स्पेशलिस्ट को सही बात, लेकिन बात है एक्चुअल ऑपरेशनल फ्रीडम की। मैडम, ऑपरेशनल फ्रीडम के बारे में एक्चुअली बैंक बोर्ड ब्यूरो नहीं देख रही है। बैंक बोर्ड ब्यूरो जैसे हम कहे हैं, उन लोग देख रहे हैं टुवर्ड्स अपॉइंटमेंट, सरकार को करना है वो, कैपिटलाइजेशन एंड स्ट्रैटेजीज। देखिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो इज एन इंटरिम स्टेज। ओनली व्हेन इट गेट्स इनटू द होल्डिंग कंपनी स्टेज, तब जाके आपको ये एम्पावरमेंट मिलेगा, क्योंकि तब एक्चुअली देयर विल बी अ बाइफर्केशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। पहले हमको बताया गया कि साहब बैड न्यूज को पोस्टपोन मत करिए, बता दीजिए, खाते खोल दीजिए, आगे का डिक्लेयर कर दीजिए। अब जब बताना शुरू हुआ, प्रॉब्लम की ग्रेविटी अब समझ में आ रही है, तो अचानक कहा गया कि नहीं, प्रॉब्लम कंटेन हो गई है। नहीं, ऐसा तो कोई कहा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जो हम कर रहे हैं, देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड एज आई सेड दैट इकोनॉमिक ग्रोथ सीम्स टू बी कमिंग बैक। देखिए, बहुत सारे ये प्रॉब्लम्स, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक तरीके से वापस आएगी, डिमांड वापस आएगी, तो अपने आप हल हो जाएगी। एक स्पेकुलेशन। सो टू दैट एक्सटेंट हमको जो लगता है कंटेन हो गई है, ऐसा नहीं है, but definitely there is an end to everything. So new ones are not getting made, only the old ones are getting recognized. So to that extent, yes, some amount of containment तो हुआ ही है। दूसरा, ये जनरलाइज कर दिया गया है, तो अब हो गया है कि हर आदमी क्रुक है क्या, और ये इससे फिर एक रिस्ट्रेंट हो जाता है सारे एंटिटीज में। कुछ केसेस हुए हैं जिसमें ये हो गया कि बस अब तो ये क्रिमिनल एक्शन होगा, बिजनेस डिसीजंस इसमें नहीं हो सकते। ये भी दिक्कत डाल रहा होगा आप लोगों के काम में। नहीं, थोड़ा बहुत तो दिक्कत है, लेकिन हम भी कहेंगे कि देखिए, सारे डिफॉल्ट जान के नहीं होता है, इनमें बहुत सारे चीज है। आपको मालूम है कि हम लोग किस तरीके से, हम लोग किस डिफिकल्ट टाइम से गुजरे हैं। खाली आपके अप्रूवल्स की बात ही नहीं, बहुत सारे माइंस दिए गए थे, कैंसिल हो गए, लाइसेंसेस दिए गए थे, कैंसिल हो गए, कहीं कहीं पूरे माइनिंग बंद की गई और 3-4 साल माइंस बंद रहे। सो जो अजम्पशंस के ऊपर हम लोग लोन्स करते हैं, वो सारे अजम्पशंस चेंज हो गए, तो इसलिए भी डिफॉल्ट्स आते हैं। तो सारे डिफॉल्ट खाली प्रमोटर की प्रॉब्लम है या बैंकर की प्रॉब्लम है या रेगुलेटर की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। देयर आर बिट्स एंड पीसेस फ्रॉम एवरी सिंगल स्टेक होल्डर विच हैज प्लेड अ पार्ट इन दिस, एंड द जनरल डाउनटर्न इटसेल्फ शोज यू कि 8.5% जीडीपी से हम 4.5% पे चले आए। तो इसलिए सीधा मीन्स बहुत आसानी से दिखता है कि जो डाउनटर्न है वो जेन्युइन डाउनटर्न था, और डाउनटर्न में इवन बढ़िया कंपनीज दिक्कत में आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक आदमी सारा उम्र कभी भी बीमार न हो, ऐसा आदमी दिखता नहीं है। आपके जो कंपनीज हैं, ये भी सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी अपने लाइफ साइकिल में कभी न कभी बीमार होंगे। कभी बीमार टर्मिनल हो सकती है, कभी बीमार छोटी मोटी भी हो सकती है। तो वी हैव टू हैंड होल्ड देम थ्रू दीज प्रोसेसेस, एंड इसीलिए जो फिर से हम कहेंगे कि दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन दिक्कत लेके आप बैठे रहेंगे तो कोई काम होने वाला नहीं है। तो दिक्कतें सामने रखते हुए भी हम लोग काम कर रहे हैं और आगे चल के भी काम करते रहेंगे, और इसकी जो नतीजा है वो अच्छी होगी, पहले से बेहतर होगी, इतना तो हम जरूर एकदम विथ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। रेट कट, वो कहते हैं रेगुलेटर की हमने तो कर दिया, अब ये पास ऑन नहीं कर रहे हैं, इनकी अपनी समस्याएं हैं, तो अब क्या आगे का थोड़ा उस पर आउटलुक? देखिए, ऐसा है कि रेट कट्स अभी बहुत स्ट्रांगली डिपॉजिट रेट से जुड़ गई है,
अब अगर आप इंडियन बैंक्स को देखेंगे, इंडियन बैंक्स के जो रिसोर्सेज हैं, यानी जहां से हम लोग पैसा डाल देते हैं, तो वो कहां से आता है? वो आता है डिपॉजिटर के पास से, यानी डिपॉजिट्स के तौर पे, या मार्केट बोरोइंग से। ज्यादातर इंटरनेशनल जो बैंक्स है, इनका जो डिवीजन रहता है 60%, 50 to 70% डिपॉजिट होता है, 30% मार्केट बोरोइंग होता है, 50 से 30% मार्केट बोरोइंग होता है। अगर 30% आपका मार्केट बोरोइंग हो तो आरबीआई जिस दिन रेट कट करती है, उस दिन, उसके बाद वाला दिन हम जो लोन ले रहे हैं मार्केट से, यानी मार्केट बोरोइंग कर रहे हैं, उसमें घट जाती है प्राइसेस, तो हम इमीडिएटली उसको पास थ्रू करते हैं। लेकिन इंडियन बैंक्स अलग हैं। इंडियन बैंक्स में 97% जो रिसोर्सेज हैं वो डिपॉजिट्स है, 3% मार्केट बोरोइंग है। अब 3% में अगर रेट कटे तो हम कितना पास थ्रू कर सकेंगे? अब बाकी रहा डिपॉजिट्स। अब डिपॉजिट्स में भी आप देखिए, जैसे हम जैसे बैंक है, 40% करंट अकाउंट और सेविंग से आता है, उसमें रेट तो घटता नहीं है, तो उसका कोई असर आपका बोरोवर पर नहीं पड़ेगा। खाली 60% जो है, उस 60% पे रेट जब घटती है वो जाके डिपॉजिटर्स को मिलता है। अब 60% रेट कट जो आरबीआई किया है वो ऑलरेडी हम लोग पास थ्रू कर दिए हैं। सितंबर के बाद, मतलब फ्रेमिंग सवाल की ये हो सकती है कि आप अगर आरबीआई गवर्नर होती है अभी हालत में तो क्या करती? फ्रेमिंग ये हो सकती है कि सितंबर के बाद 2 लोग क्या कर रहे होंगे? जैसे हम और दूसरी जगह भी कहे थे, ये सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है। क्वेश्चन पूछा जाए फिर इसकी उत्तर होगी, क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है तो उत्तर कैसे हो सकती है? ये तो आप कोट किसी और का है जिसको आप यहाँ पर बोरो कर रही हैं। एब्सोल्युटली, और बहुत बढ़िया कोट है, इसीलिए कर रहे हैं। आई एम टेकिंग प्रोटेक्शन अंडर दैट, सो आई थिंक वी शुड वेट फॉर दिस थिंग। मैडम, आपके बारे में तरह तरह के एडजेक्टिव्स यूज होते हैं। इंटरव्यू के आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कहते हैं कि मोस्ट पावरफुल वुमन इन द कंट्री, लेकिन मुझे लगता है कि इसको मैं जरा जेंडर सेंसिटिविटी पर ध्यान रखता हूं कि लोग ये कहते हैं कि इस वक्त बैंकिंग और इकोनॉमी में अगर कोई मर्द है और कोई पौरुष दिखा रहा है तो वो अरुंधति भट्टाचार्य है। इसमें कोई मोस्ट रिस्पेक्टेबल वुमन बिकॉज ऑफ दैट। नहीं, कोई पौरुष की बात नहीं है। ऐसा है कि हम जो चेयर में बैठे हैं वो सबसे बड़ी बैंक की है, तो ये चेयर इसकी मीन्स क्या कहें इसको, जो स्टेचर है वो चेयर की है, नॉट द रिस्पेक्टिव पर्सन, बट इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री। हम लोग से बैंकिंग शुरू हुई है, तो हम लोग चाहते हैं कि बैंकिंग में जो हमारी जो रीच है और जो क्या कहें, जो लीड पोजीशन है वो बनी रहे, जो रोल है वो बनी रहे, और हम लोग बैंकिंग को और सशक्त बनाने के लिए जितना कर सके हमारी बैंक से तो हम लोग करेंगे। तो ये तो हमको अंदाज हो गया है कि टेक्नोलॉजी का जो चेंज है बड़ा मैसिव है, और उसमें सरकारी बैंकों में एसबीआई आगे लीड ले चुका है। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस ट्रांजिशन को क्या सरकारी बैंक रियली कोप अप कर पाएंगे? क्योंकि अब ये पूरा ट्रेडिशनल डेफिनेशन खत्म हो चुका है, और ये बैंक तो अब इस मॉडल के स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं, ये एग्जिस्ट करने वाले नहीं। देखिए, ऐसा है कि आप कुछ भी कहें, सरकारी बैंक्स पे बहुत दम है। हम लोग बाहर से उतना समझ नहीं पाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की जो चैलेंज है वो सबको पता है, और सभी बैंक अडॉप्शन कैसा? हाँ, अपने अपने तौर से प्रयास कर रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन करें। हो सकता है जो एकदम छोटे छोटे बैंक्स हैं उनको थोड़ा सा हमको एम्पावर करना जरूरी है, उसीलिए गवर्नमेंट भी बहुत सोच में है, बीबीबी जो हमारे बैंकिंग ब्यूरो है वो भी सोच रहा है। जरूर इनको थोड़ा सा एम्पावर करना पड़ेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी की जो अभी इवोल्यूशन है इसको कोई रोक नहीं पाएगा, ये तो होगा, और अगर हम लोग इसके लिए तैयार नहीं होंगे तो वो सुनामी की तरह हम ही लोग को डुबो देगा। मैडम, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद। यही कहते हुए कि हम चाहते हैं कि सितंबर के बाद भी आपका दफ्तर साउथ बॉम्बे में ही रहे। ऐसा कोई बात नहीं है।